अगर हम इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे सक्सेसफुल टीम की बात करें तो वो है ऑब्वियसली ब्राजील। 5 वर्ल्ड कप्स जीते हैं ब्राजील ने। अगर आप उनका वर्ल्ड कप्स में रिकॉर्ड देखेंगे तो आज तक 114 मैचेस खेले हैं ब्राजील ने वर्ल्ड कप में, जिसमें 76 उन्होंने जीते हैं, जहां पर उन्होंने 129 गोल स्कोर किए हैं और 247 टोटल पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं। ब्राजील इकलौती एक ऐसी टीम है जिन्होंने हर बार फीफा वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई है और आज तक कभी भी उनको प्लेऑफ नहीं खेलना पड़ा। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हुई है उनकी हर फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन। लेकिन अभी अगर हम कॉन्मेबॉल के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पर एक बार नजर डालें तो ब्राजील यहां पर 4th पोजीशन पर है और किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है ब्राजील की, क्योंकि 2026 फीफा वर्ल्ड कप से 32 की जगह 48 टीमें खेलेंगी। इसका मतलब यह है कि पहले जहां पर सिर्फ 4 टीमों को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिलता था साउथ अमेरिका से और एक टीम प्लेऑफ खेल के आ सकती थी, टोटल 5 टीमें हो सकती थी। ये जो 4+1 का एलोकेशन है अब बढ़ के 6+1 का हो गया। तो ब्राजील अगर 6th भी आती है कॉन्मेबॉल की टेबल में तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे अगले फीफा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन हालात अभी भी उनके कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं और ब्राजील कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो फुटबॉल नहीं भी देखता है, या आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, उनसे आप एक इंटरनेशनल फुटबॉल टीम का नाम पूछिएगा या आप उनसे ऐसे पूछिएगा ऐसी कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता, तो मोर ऑफन देन नॉट चांस है कि लोग ब्राजील का ही नाम लेंगे। इतना बड़ा नाम है ब्राजीलियन फुटबॉल का कि जो नॉन फुटबॉल वॉचर्स है, जो कैजुअल फुटबॉल वॉचर्स है, वो भी ब्राजील को जानते हैं। ब्राजील उनके जहन में कहीं ना कहीं जरूर है। तो ऐसा क्या हुआ है पिछले 2-4 सालों में कि फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है उसके लाले पड़ गए हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इसी तरीके का और भी बहुत कंटेंट आपकी तरफ आएगा रेगुलरली। तो किसी भी फुटबॉल टीम की फंक्शनिंग में 3 सबसे अहम किरदार होते हैं। एक तो होता है बोर्ड जो उस फुटबॉल टीम को चला रहा होता है, दूसरा होता है कोचिंग स्टाफ और सिस्टम जैसी फुटबॉल वो खेलती है टीम, और तीसरे होते हैं खुद प्लेयर्स। और ब्राजीलियन फुटबॉल में अभी किसी एक चीज पे पिन पॉइंट करना काफी मुश्किल है क्योंकि उनके फुटबॉल के हर लेवल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड की और ब्राजील की फुटबॉल कैसे रन की जा रही है उस। तो अगर हम कंपेनातो ब्राजीलियरो सीरिया की बात करें, जो कि ब्राजील की 1st डिवीजन है, उस लीग में करप्शन बुरी तरीके से फैल चुका है और लीग को बहुत ही भयंकर तरीके से मिसमैनेज किया जा रहा है। अगर आप ब्राजीलियन लीग पर एक बार नजर डालेंगे तो 20 में से जो 14 टीमें खेलती हैं उनकी लीग में, उनके फ्रंट ऑफ द शर्ट स्पॉन्सर्स हैं बेटिंग कंपनीज। अलग अलग बेटिंग कंपनीज इन 14 टीमों को स्पॉन्सर कर रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कन्वेंशनल स्पॉन्सर्स चल रहे थे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के स्पॉन्सर थे, पेप्सी, कोका कोला वगैरह पहले स्पॉन्सर्स होते थे, ये इतना पैसा नहीं दे रहे थे इन क्लब्स को जितना इनको चाहिए था। बेटिंग कंपनीज आती हैं, मुंह बोला पैसा फेंकती हैं इन क्लब्स की तरफ और क्लब्स इनको अपना फ्रंट ऑफ द शर्ट स्पॉन्सर बना लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि बेटिंग कंपनी अगर फ्रंट ऑफ द शर्ट स्पॉन्सर है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हुआ क्या है, इसमें मल्टीपल केसेस इस चीज के निकल के आए हैं कि जिस तरीके से बेटिंग कंपनीज अपने आप को प्रमोट करती हैं तो वो लेती हैं फिर प्लेयर्स को जो ऐड करेंगे अब इन कंपनीज का, और वो बदले में क्या करते हैं, प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स देते हैं और रिवॉर्ड में वो काफी सारा पैसा देते हैं प्लेयर्स को कि जो उनकी बैटिंग साइट पे ही यूज किया जा सकता है। क्रेडिट्स के फॉर्म में आप कह लीजिए या बैटिंग साइट पे जिस तरीके की करेंसी होती है उसके फॉर्म में। इसके मल्टीपल केसेस हैं कि ब्राजीलियन लीग में प्लेयर्स जो हैं कॉन्स्टेंटली फंसते हैं बैटिंग के केस में। इसका नतीजा ये हुआ कि 2023 में बहुत सारे प्लेयर्स पकड़े गए थे मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में और बैटिंग स्कैंडल्स में, और क्योंकि बैटिंग को लेके लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इसलिए कड़ी सजा होती भी नहीं है प्लेयर्स को यहाँ पे। अब इस लूप होल का फायदा भी उठाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे लुइस हेनरिके की अगर हम बात, वो मार्से में खेल रहे थे, फिर उसके बाद क्या होता है उनपे एक एलिगेशन लगता है और इन्वेस्टिगेशन होती है उनपे एक बैटिंग स्कैंडल को लेके, तो वो लोन पे बोटाफोगो वापस आ जाते हैं ब्राजील में, क्योंकि उनको पता है रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है यूरोप में बैटिंग को लेके, मैच फिक्सिंग को लेके। तो इस वजह से अगर वो ब्राजील वापस आ जाते हैं तो किसी भी तरीके की सजा से बच जाएंगे। सेम कारण है कि लूकास पाकेता पे भी लगे हुए हैं बैटिंग एलिगेशंस, और उड़ती उड़ती खबर आई थी ट्रांसफर विंडो में कि फ्लेमिंगो इंटरेस्टेड है और वो शायद लोन पे जा सकते हैं फ्लेमिंगो, या फ्लेमिंगो ट्रांसफर हो सकता है उनका, क्योंकि इसीलिए ये न्यूज आई थी कि अगर वो वापस ब्राजील आ जाते तो उन पे उतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती, यहाँ पर उन पे बैन ही लग जाता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है ब्राजीलियन लीग में, और ऐसा नहीं है कि बोर्ड को इस चीज की नॉलेज नहीं है, बोर्ड के सामने ही हो रही है ये सारी चीजें। उनको पता है कि जो ब्राजीलियन सीरिया के क्लब्स हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है इन बैटिंग कंपनीज की तरफ से, और फिर बोर्ड जो है इन क्लब्स के द्वारा अपनी जेबें भरता है और जैसे चीजें चल रही हैं उनको चलने दिया जाता है। फिर ज्यादा कोई यहाँ पे अड़ंगा नहीं लगाया जाता, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इनको पता है बैटिंग कंपनीज अगर स्पॉन्सर रहेंगी तो बहुत ज्यादा हमें पैसा मिलेगा। इससे चाहे जो भी नुकसान हो, जो भी खराब हो चीजें, फर्क नहीं पड़ता, हमारी जेबें भरनी चाहिए, हमारे पास पैसा आना चाहिए। पैसे के चलते एक और चीज जो खराब हो गई है पूरे ब्राजील के इकोसिस्टम में, वो ये हो गया है कि यूरोपियनाइजेशन हो गया टैलेंट्स का बहुत ज्यादा जल्दी। बच्चों की प्यूबर्टी हिट नहीं होती उससे पहले उनको यूरोपियन क्लब्स में भेज दिया जाता है।
अगर हम पिछले कुछ टैलेंट्स की बात करें जो ब्राज़ील से निकले हैं बहुत यंग एज में और आज की तारीख में यूरोप के टॉप क्लब्स के लिए खेल रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें नाम आता है जैसे एंड्रिक, जो कि रियल मैड्रिड के प्लेयर बन चुके हैं। एस्तेवो विलिन को ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ी फी दे के साइन किया हुआ है चेल्सी ने। उसके बाद प्लेयर्स हो गए जैसे वेजली, फ्लूमिनेंस का जो डबल पिवट होता था एलेक्जेंडर और आंड्रे, तो आंड्रे तो आ गए वुल्व्स में, लेकिन एलेक्जेंडर को पैसे के लिए बेच दिया गया सऊदी अरेबिया में, क्योंकि फुलम उतने पैसे नहीं दे रही थी जितना फ्लूमिनेंस मांग रही थी। तो इसी तरीके से काफ़ी यंग एज में ही अपने टैलेंट्स खो देती है ब्राज़ील। और इस चीज़ का एक एग्जांपल ये है कि अगर हम 2002 वर्ल्ड कप की बात करें जो ब्राज़ील ने जीता था लास्ट टाइम, उसकी स्क्वाड पर आप एक बार नज़र डालेंगे तो उस स्क्वाड में लगभग आधे प्लेयर्स ब्राज़ीलियन लीग से थे। यहीं पे ही अगर हम 2022 फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो सिर्फ 3 प्लेयर आपको देखेंगे यहाँ पे जो ब्राज़ील की लीग में खेल रहे थे, और उसमें से कोई भी ब्राज़ील के लिए स्टार्टर नहीं था 11 में। इसका मतलब यह है कि यूरोपियनाइजेशन कर दिया है पूरी तरीके से लीग का। प्लेयर्स को ब्राज़ीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल में बड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा। ब्राज़ीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल क्या होता है? अपने आप को एक्सप्रेस करना फील्ड पे, स्किल बेस्ड फुटबॉल खेलना, प्लेयर्स को खुला छोड़ देना, उनको वो फ्रीडम देना जो वो करना चाह रहे हैं। लेकिन वो कब होगा? जब वो डेवलप होंगे उस इकोसिस्टम में। एक 17 साल का बच्चा जब प्राइम में आएगा अपने 21-22 साल की, और जो वो ब्राज़ील के लिए खेलेगा, वो अगर 3-4 साल अपने इनिशियल डेवलपमेंट के यूरोप में खेल लेगा, तो वो ब्राज़ीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल जिसकी हम इतनी बातें करते हैं, जिसके कारण हमको ब्राज़ील से बहुत बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेयर्स देखने को मिले हैं, वैसे प्लेयर्स आपको मिलने ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि इतना ज्यादा मेस हो गया है ब्राज़ीलियन लीग में, तो इसके 2 एग्जांपल्स आपके सामने, 2 जो बहुत ही बड़े क्लब हैं ब्राज़ीलियन फुटबॉल के। एक है कोरिंथियंस, जिन्होंने चेल्सी को 2012 में हरा के फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। कोरिंथियंस इस समय बहुत बुरी हालत में है बिकॉज उन्होंने भरोसा किया बैटिंग कंपनीज पे, बैटिंग कंपनी बने उनके स्पॉन्सर, और अब क्या है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनका बिजनेस अच्छा नहीं रहा ब्राज़ील में, तो वो पुल आउट कर रहे हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप वापस ले रहे हैं। उनके पैसे को देखते हुए कोरिंथियंस ने काफ़ी बड़ा खर्चा कर दिया था, अपना स्टेडियम भी बना दिया था, बहुत बड़े डेट में फंस गए हैं वो। लेकिन क्योंकि अब वो कंपनी हाथ खींच रही है अपना, तो एक बहुत ही बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में फंस गई है कोरिंथियंस। हो सकता है वो क्लब एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाए। कोरिंथियंस एक इतना बड़ा क्लब जिसके लिए रोनाल्डो खेले हैं, सोक्रेटिस जैसे लेजेंड्स निकले हैं, आप सोचिए वो क्लब बंद ही हो जाए। दूसरी चीज, अपने टैलेंट्स को यूरोपियन क्लब्स को बेच देना बहुत यंग एज में, और इसका खामियाजा भुगता सैंटोस ने। सैंटोस एक ऐसा क्लब है जिसकी एक बहुत बड़ी जगह है ब्राज़ीलियन फुटबॉल हिस्ट्री में। सैंटोस ने हमको पेले और नेमार जैसे ब्राज़ीलियन लेजेंड्स दिए हैं। बार्सिलोना आए थे नेमार, तब उनको सैंटोस से ही साइन किया गया था। वो क्लब रेलीगेट हो गया पिछले साल, क्योंकि उनके पास जो भी अच्छा टैलेंट आता था, जो भी उनके पास यंग प्लेयर आते थे, वो उनको बेच देते थे, और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में वो क्लब भी अब सस्टेन नहीं कर पाया। और एक लिमिट तक ही आप ये चीज कर सकते हैं, उसके बाद आपको मुश्किल होगी, और सैंटोस इस चीज का बहुत बड़ा एग्जांपल है। सैंटोस हमेशा से एक टॉप क्लब रहा था, लेकिन इन कारणों की वजह से, मिसमैनेजमेंट, अपने प्लेयर्स को बेच देना, यूरोपियनाइजेशन कर देना टैलेंट का, उसके कारण ना केवल ब्राज़ील की नेशनल टीम भुगती है, बल्कि इतने बड़े बड़े क्लब्स भी सफर कर रहे हैं ब्राज़ीलियन लीग में। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला डिसिल्वा, ब्राज़ील कंट्री के, वो ब्राज़ीलियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की उनको कि आप सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए ब्राज़ील की नेशनल टीम में जो ब्राज़ील में खेलते हैं। तो अब इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस वो नहीं कर सकते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल फिगर, क्योंकि फीफा फिर उनको बैन कर सकती है, क्योंकि फीफा के स्ट्रिक्ट रूल्स है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री की फेडरेशन की वर्किंग में। लेकिन ये बताने का मतलब ये है कि इतनी खराब हालत हो गई है, बात यहाँ तक आ गई है कि कंट्री के प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है और रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भाई आप बाहर के प्लेयर्स को मत खिलाइए, जो हमारी लीग में प्लेयर्स खेलते हैं उनको खिलाइए। हमारा एसेंस खो रहा है, हमारी जो एक कोर वैल्यू है, जो कोर सिस्टम है हमारा, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है इस कारण से। तो ये ब्राज़ीलियन फुटबॉल के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस समय। अब ये तो बात हो गई बोर्ड की, जिस तरीके से लीग रन हो रही है, जो बड़े बड़े क्लब्स हैं जिस तरीके से सफर कर रहे हैं, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा आ गया है इस सब के चक्कर में, तो जैसे चीजें चल रही हैं उनको चलने दिया जा रहा है, और जो चीजें खराब हो रही हैं उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं डाली जा रही, उनको ठीक नहीं किया जा रहा। ये तो गलती हो गई बोर्ड की, और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है ब्राज़ील की लीग में। अगर आप 2022 फीफा वर्ल्ड कप के बाद नजर डालेंगे एक बार ब्राज़ील के मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स पे, तो टीटे के बाद 3 मैनेजर्स बदल दिए हैं ब्राज़ील ने। पहले रमोन मेनेसिस को बनाया गया मैनेजर, हालांकि वो केयर टेकर थे, लेकिन उसके बाद फर्नांडो डिनीज को लाया गया था। फर्नांडो डिनीज को भी ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, और फिर डोरेवाल जूनियर को बना दिया गया मैनेजर। डोरेवाल जूनियर अभी तक 10 मैच मैनेज कर चुके हैं ब्राज़ील के लिए, जिसमें 4 मैच वो जीते हैं, 5 हारे हैं, और 1 मैच उनका ड्रॉ हुआ है। एक बड़ी अजीब सी चीज हुई थी इस साल के कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल में, जब उरुग्वे और ब्राज़ील का मुकाबला हो रहा था। पेनल्टी शूटआउट शुरू होने वाला था और ब्राज़ील के प्लेयर्स एक हडल में खड़े थे, और आप देख सकते हैं कि कैसे डोरेवाल जूनियर को बाहर कर दिया था। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लेयर्स उनको शामिल नहीं कर रहे थे कि क्या वो बातें कर रहे हैं, वो टीम का पार्ट नहीं थे।
इससे पता चलता है कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है मैनेजर और प्लेयर्स के बीच में। ना केवल प्लेयर्स के डेवलपमेंट में गड़बड़ी कर रही है ब्राजील, बट कोचिंग प्रोग्राम्स भी अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर कोचिंग प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि ब्राजील के खुद के सिस्टम से भी अच्छे कोचेस नहीं आ रहे हैं। फिर इनकी खुद की स्टबननेस कि हमको फॉरेन कोच हायर नहीं करना। अभी रिसेंटली कार्लो एंचेलोटी से बात चल रही थी, लेकिन वो टॉक्स भी ब्रेक डाउन हो गई और उसमें किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ब्राज़ील ने अपनी लोकल कोचेस के अलावा किसी और पे नज़र भी नहीं डाली है आज तक। और फिर एक और जो चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है बोर्ड। उनको जीतना है, उनको जो कोर प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस नहीं करना है, बस जीतना है, कुछ भी करके जीतना है। अगर एक कोच आता है उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वो अगर ख़राब करता है उसको तुरंत हटा दिया जाता है। सिर्फ टीटे एकमात्र ऐसे कोच थे जिन्होंने 2016 से लेके 2022 तक 6 साल उन्होंने संभाला ब्राज़ील को। लेकिन अगर आप उससे पहले देखेंगे तो बहुत ही हायर एंड फायर टाइप की एक पॉलिसी चलती है ब्राज़ील की पिछले 10-12 साल से। टीटे ज़रूर इस चीज़ का एक एक्सेप्शन रहे हैं, बाकी उससे पहले काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल थे मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स को भी लेके। काफ़ी आपको क्रैक्स ब्राज़ील की नेशनल टीम में पिछले 10-12 साल से ही दिख रहे हैं। 2002 फीफा वर्ल्ड कप के बाद वो अभी तक एक बार सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, और वो सेमीफाइनल भी था 2014 फीफा वर्ल्ड कप का, जहां पर जर्मनी ने उनको धो दिया था 7-1। बहुत ही खराब दिन है वो ब्राजीलियन फुटबॉल की हिस्ट्री में, अपने होम पर अपने ही स्टेडियम पे 7-1 की स्कोर लाइन से एक फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला हार जाना। पिछले 10 साल से ऐसा लगता है कि सिर्फ नेमार के शोल्डर्स पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राजील की। और अगर आप आइसोलेशन में ब्राजील के परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में, तो 2014 वर्ल्ड कप में उनका एक बस कन्विंसिंग परफॉर्मेंस था जो कि कैमरून के अगेंस्ट था, जो बहुत ही ज़्यादा खराब खेली थी। उसके अलावा उनका कोई भी ऐसा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं था। कोलंबिया के अगेंस्ट भी जो वो क्वार्टर फाइनल जीते थे, उसमें कोलंबिया ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी और कहीं ना कहीं वो अनलकी रहे थे। 2015 कोपा अमेरिका में वो पैराग्वे से बाहर हो गए थे, जो कि ट्रांजिशन में थी टीम। 2016 कोपा अमेरिका में तो वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। उसके बाद जब टीटे को मैनेजर बनाया गया तो थोड़ी सी सक्सेस जरूर मिली थी ब्राजील को बीच में। 2019 का जैसे कोपा अमेरिका उन्होंने जीता था, बट वो इसलिए भी था क्योंकि बाकी जो साउथ अमेरिकन टीम्स थी वो ट्रांजिशन में चल रही थी। कोई भी टीम ऐसा थ्रेट पोज नहीं कर रही थी उस समय ब्राजील को। तो अगर आप देखेंगे 2018 फीफा वर्ल्ड कप में साउथ अमेरिकन टीम्स का बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा था। एक और चीज जो टीटे ने अच्छी करी थी उस दौरान कि डिफेंसिव सॉलिडिटी वो लेके आ गए थे, और थियागो सिल्वा भी अपनी प्राइम में खेल रहे थे, लीडरशिप थी उस टीम में। तो उसके कारण जो भी थोड़ा बहुत कर पा रही थी ब्राजील, अपने डिफेंस की बदौलत कर पा रहे थे। डिफेंसिव परफॉर्मेंसेज अच्छी थी ब्राजील की, लेकिन गोल स्कोर वो तब भी नहीं कर पा रहे थे। एक जो क्रिटिसिज्म मिलता है टीटे को कि जब नेमार अपनी प्राइम में थे तो उनको प्रॉपरली उन्होंने यूज नहीं किया, और ना केवल नेमार बट और भी जो अटैकिंग टैलेंट था उस समय ब्राजील के पास, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। इस चीज से एक और जो क्रिटिसिज्म आता है मॉडर्न कोचिंग पे वो ये है कि बहुत ही ज्यादा टैक्टिकल और मैकेनिकल हो गई है फुटबॉल। प्रैग्मेटिक फुटबॉल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ समय से ब्राजील के जितने भी मैनेजर्स आए हैं, विच इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू व्हाट ब्राजील स्टैंड्स फॉर। ब्राजीलियन फुटबॉलर्स अपनी बेस्ट फुटबॉल तब खेलते हैं जब उनका इंडिविजुअल एक्सप्रेशन अलाइव होता है, जब उनको बॉल पे अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया जाता है, जब उनको वो फ्रीडम दी जाती है वो चीज़ें करने की जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए अगर रोनाल्डिनियो को कोई बोल देता उस समय, अपनी जब प्राइम में थे वो, कि भाई तुमको तो सेफ खेलना है, तुम्हें तो साइडवेज पासिंग करनी है, तुम्हें लाइन ब्रेकिंग रन्स नहीं निकालने, तुम्हें अपना मैन टेक ऑन नहीं करना है, तुम्हें सेफ खेलना है, बॉल नहीं खोनी है, तो क्या हमें रोनाल्डिनियो देखने को मिल पाते हैं? रोनाल्डिनियो जैसा ग्रेट हमको देखने को मिल पाता? सेम थिंग गोस फॉर काका, सेम थिंग गोस फॉर R9। और कहीं ना कहीं नेमार के बाद वो चीज़ खत्म ही हो गई है। नेमार के बाद आपको वैसा कोई प्लेयर देखने को नहीं मिलता है जो ब्राजीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल में आपको खेलता दिखे, जो जोगा बनी तो करता वो दिखे आपको फील्ड पे। विनीशियस जूनियर एक प्लेयर जरूर ऐसे हैं जो आपको वो चीज़ें करते हुए दिखते हैं, लेकिन अगेन इतनी यंग एज से यूरोप में चले जाना तो वो आपको यूरोपियन ट्रेड्स ज़्यादा दिखते हैं उनमें, और साउथ अमेरिकन ब्राजीलियन प्लेयर कम दिखता है। ये भी एक कारण है जिसकी शुरुआत होती है बच्चों को पहले ही यूरोप भेज देना। फिर दूसरी चीज़, कोचिंग आप ऐसी प्रैग्मेटिक कर रहे हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो अब आपकी वीकनेस बन गई है। जो प्लेयर्स फ्लेयर के साथ खेलते हैं, जिन प्लेयर्स के पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, अगर आप उनको सेफ और प्रैग्मेटिक खेलने के लिए बोलेंगे तो प्लेयर्स फील्ड पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि ब्राज़ील के पास अभी कोई बहुत अच्छे फुल बैक्स नहीं आते, ब्राज़ील के पास कोई स्ट्राइकर्स नहीं आते। आपको ब्राज़ील में क्रिएटिव मिडफील्डर्स नहीं देखने को मिलेंगे जो लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाल रहे हैं, जो अपोजिशंस को परेशान कर रहे हैं, जिसमें आपको विजन दिख रहा है, स्किल कर रहे हैं। एक दो इंडिविजुअल आपको मोमेंट्स दिख जाते हैं, फ्लैशेस दिख जाते हैं, उसके अलावा आपको वो सब देखने को नहीं मिलता है जो आपको
2000s या 90s की ब्राज़ील टीम से मिलता था, या उससे पहले भी। फिर जैसा मैंने कुछ देर पहले बोला कि इनको अपने ही सिस्टम से लोग लाने हैं, इनकी एरोगेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि हम बाहर से मैनेजर नहीं लाएंगे। आज की तारीख में अर्जेंटीना ने इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे मैनेजर्स दिए हैं वर्ल्ड फुटबॉल को, लेकिन अर्जेंटाइन मैनेजर इनको हायर नहीं करना, इनको अपने ही सिस्टम से मैनेजर लेके आना है, जिसका कारण यह है कि इनकी फुटबॉल डेवलप नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है अभी भी इनकी टीम में, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बट उनको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से प्लेयर्स का मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना है, ये कुछ भी हमको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। Which brings me to the third point, the players themselves। अगर आप इस समय प्लेयर्स को खेलते हुए देखेंगे तो कोई आपको टीम स्पिरिट नहीं देखने को मिलती इस टीम में, कोई भी आपको लीडरशिप का ट्रेट नहीं देखने को मिलता है। आपको 2-3 प्लेयर ऐसे नहीं लगते हैं कि हाँ ये बैच के लिए खेल रहे हैं या ये ब्राज़ील के लिए जान लगा रहे हैं अपनी। आते हैं प्लेयर्स, दे गो थ्रू द मोशंस, अपनी नेशनल ड्यूटी निभाते हैं और चले जाते हैं। वो एक ब्राज़ील के लिए खेलने का जो ऑनर होता था, वो जो एक बड़ी बात होती थी कि मैं ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम में खेलता हूँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी इंटरनेशनल टीम में खेलता हूँ, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और आप प्लेयर्स के एटीट्यूड से देख सकते हैं फील्ड पे कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जो ब्राज़ील की उनको कैप मिलती है और ब्राज़ील को जो मौका मिलता है उनको रिप्रेजेंट करने का, उसको वो जस्टिस नहीं कर रहे। जैसा मैंने डोरेवाल जूनियर का आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, कोपा अमेरिका में प्लेयर्स जो थे वो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाने में लगे हुए थे और बिल्कुल भी कोच की बात नहीं सुन रहे थे, कोच पे ध्यान नहीं दे रहे थे। डिस्कनेक्ट दिखता है, केमिस्ट्री नहीं दिखती, सिनर्जी नहीं दिखती, और आपको एक वो फीलिंग नहीं आएगी इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को देख के कि ये ब्राज़ीलियन फुटबॉल को आगे ले जाएंगे, या 2026 में ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है ब्राज़ील का, ये एक बहुत अच्छा चैलेंजर बन के उभरेगा इस वर्ल्ड कप में। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके कारण ब्राज़ील की फुटबॉल इस समय स्ट्रगल कर रही है, और उसमें भी कई सारी लेयर्स हैं जिस पे हमने आज डिस्कशन किया है। और सिर्फ एक चीज़ ठीक करने से पूरी ब्राज़ील की फुटबॉल सही नहीं हो जाएगी रातों रात। बोर्ड को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी, उनको लीग सिस्टम को ठीक करना होगा, जिससे प्लेयर्स को मौका दिया जाए ब्राज़ीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल में डेवलप होने का। यूरोपनाइजेशन को कम करना होगा ब्राज़ील की फ़ुटबॉल से। यंग टैलेंट्स को यूरोप नहीं भेजना चाहिए इतनी जल्दी, जब तक वो 20-22 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको आप अपनी लीग में ही रखें। उसके बाद टीम में वो लीडरशिप, वो स्पिरिट पैदा करनी होगी, जिससे प्लेयर्स को लगे कि हाँ एक बहुत बड़ी बात है, हम ब्राज़ील के लिए खेल रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऑनर है ये शर्ट पहनना, इस कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम का पार्ट होना इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पे नज़र डालेंगे एक बार कॉन्मेबॉल की, तो इस समय ब्राज़ील 4th पे है। क्वालिफाई ज़रूर कर जाएगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए ब्राज़ील, बिकॉज बाकी टीम्स उनसे कमज़ोर हैं, और कहीं ना कहीं ब्राज़ील में टैलेंट हमेशा रहता ही है कि वो उनको सी थ्रू कर देता है। लेकिन ये सिर्फ अच्छी किस्मत है ब्राज़ील की कि इस बार 6+1 टीम्स जाएंगी साउथ अमेरिका से। यहीं पे ही अगर 4 टीमें जा रही होती, 4+1 होता, तो हो सकता है क्वालिफायर के थ्रू आना पड़ता ब्राज़ील को, जो कि उनकी हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है, या ऐसा भी हो सकता था कि वो बाहर ही हो जाते वर्ल्ड कप से। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ब्राज़ील की टीम कमबैक कर सकती है? क्या ब्राज़ीलियन फुटबॉल सिस्टम वापस से उस मुकाम पे पहुंच सकता है जहां पे वो पहले था? और क्या ब्राज़ील की टीम हमको एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में दिखेगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड पीस।